Welcome students. So this is the 10th lecture on scalars and vectors. In this lecture we are discussing some important questions related to the scalars and vectors. Okay, तो start करते हैं हम. तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर. Two forces each of magnitude 9 Newton are inclined to each other at 60 degree. Find the magnitude and direction of the resultant. Okay. तो जैसे आपको पता होगा रिजल्टेंट का हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है. तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. तो पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर दोनों भी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन ही है, उन्होंने ही गिवन दिया है. इस कारण p और q दोनों का भी वैल्यू 5 और 5 आएगा और दोनों के बीच का थीटा 60 डिग्री. तो सभी वैल्यूज पुट कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा फिर देखिएगा. 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 cos ऑफ 60. cos 60 इज 1/2, तो वो 1/2 और ये 2 कट हो जाएगा. फाइनल आंसर आएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 75 न्यूटन. या फिर आप इसे स्क्वायर रूट 25 इंटू 3 मतलब ही 5√3 ऐसा भी लिख सकते हो. ओके, उसके बाद हमें अब एंगल डायरेक्शन निकालना है रिजल्टेंट का. तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन अगर हम वेक्टर क्यू के साथ निकालते हैं तो इसका आंसर होगा p sin थीटा डिवाइडेड बाय q प्लस p cos थीटा. तो 5 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाय q प्लस p cos 60. तो इसे सॉल्व करने के बाद आंसर मिलेगा 5√3/2 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2. तो फाइनली इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 एंड अल्फा का वैल्यू आएगा tan इनवर्स 1/√3 दैट इज 30 डिग्री. ओके, नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन 2. टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2p and p are inclined to each other at a certain angle theta. If the first vector is doubled, then the resultant vector is increased 3 times. Find theta. Okay, तो यहाँ पर हमें दो कंडीशंस दिए हैं. At first, what the given here? दो वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड एक का 2p है, दूसरे का p है. दोनों इंक्लाइंड एक दूसरे से एट अ सर्टेन एंगल थीटा से. ओके, तो ये फर्स्ट केस रहेगा हमारा इस प्रॉब्लम का. तो इस केस में हम रिजल्टेंट का वैल्यू निकालते हैं. r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा. लेकिन पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2p दिया है और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर दिया है p. तो दैट्स व्हाई आंसर आएगा 4p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर cos ऑफ थीटा. ओके, ये रहेगा r स्क्वायर का वैल्यू. p स्क्वायर को अगर हम कॉमन आउट करते हैं तो देखो 4p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर दैट इज 5p स्क्वायर. 5p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर इज इनटू cos थीटा आएगा. तो p स्क्वायर कॉमन आउट किया तो ये वाला टर्म मिल जाएगा. गिव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ इन नेक्स्ट कंडीशन व्हाट द गिवन. इफ द फर्स्ट वेक्टर इज डबल्ड, पहला वेक्टर कौन सा था 2p था, अब उसे डबल किया तो क्या हो जाएगा 4p. ओके, और दूसरे वेक्टर को एज इट इज रखा है तो उनका कहना है कि रिजल्टेंट 3 टाइम्स होने वाला है. ओके, मतलब पहले रिजल्टेंट r था, अब वो रिजल्टेंट 3 टाइम्स होने वाला है. ओके, तो दैट इज अब r की जगह हमें लेना है 3r का होल स्क्वायर. तो 3r का होल स्क्वायर क्या आएगा 9r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. तो p का वैल्यू लेना है 4p और q का वैल्यू लेना है p स्क्वायर. तो सभी वैल्यूज पुट करने के बाद ऐसा कुछ मिलेगा 16p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर दैट इज 17p स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर cos थीटा. p स्क्वायर को कॉमन आउट किया तो 17 प्लस 8 cos थीटा आएगा. ओके, और ये रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है आर स्क्वायर का वो हमें इस आर स्क्वायर की जगह पुट करना है यहाँ पर. तो क्या मिलेगा फिर देखिएगा यहाँ पर 9p स्क्वायर इन ब्रैकेट 5 प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर इन ब्रैकेट 17 प्लस 8 cos थीटा. तो इसे सॉल्व करते करते गए तो फाइनल आंसर आएगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1. और cos ऑफ थीटा -1 कब होता है जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है. ओके, तो ये रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं. The maximum value of resultant of two vectors is 5 Newton and the minimum value is 1 Newton. Find the resultant of the forces when they act at an angle of 60 degree. Okay, तो दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू है 5 न्यूटन. दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है जब वो दो वेक्टर्स एक डायरेक्शन में हो. ओके, और दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो एट दैट टाइम दोनों का एडिशन हो जाता है वेक्टर एडिशन में. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर इज गिवन बाय p plus q and it is equal to 5 Newton. And minimum value of vector occurs when two vectors are inclined opposite to each other. Okay,
तो एट दैट टाइम रिजल्टेंट का वैल्यू p माइनस क्यू होता है। तो मिनिमम वैल्यू अगर वेक्टर का पूछा जाए तो वो p माइनस क्यू होता है, और मैक्सिमम पूछा जाए रिजल्टेंट का वैल्यू तो वो p प्लस क्यू होता है। तो यहाँ पर p प्लस क्यू का वैल्यू 5 न्यूटन दिया था, p माइनस क्यू का 1 न्यूटन। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, ऐड किया, तो क्यू क्यू कट हो गया, p प्लस p 2p आ गया, और 2p इज इक्वल टू 6। तो p का वैल्यू आएगा 3 न्यूटन। ये इक्वेशन कोई भी ये वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो तो q का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 2 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पर p और q का वैल्यू मिल गया हमें, लेकिन उन्होंने क्या पूछा हमें, व्हाट वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस व्हेन दे एक्ट एट एन एंगल 60 डिग्री। ओके, तो रिजल्टेंट कब निकालना है, जब वो ये दो वेक्टर्स एक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से 60 डिग्री पर। तो एट दैट टाइम रिजल्टेंट निकालने का ये फॉर्मूला हमें जनरल वाला यूज करना पड़ेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 cos ऑफ 60। तो आंसर आएगा इसका फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 19 न्यूटन। ओके, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम। ओके, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है जब दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो भी एक वेक्टर के साथ इक्वल आ रहा है। ओके, सो लेट द टू वेक्टर्स बी p and q, okay, and their resultant is r। okay, and according to condition they given the vector resultant vector is equal to either of them। तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर p के साथ इक्वल होगा। ओके, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो यहाँ पर r का वैल्यू हमें p पुट करना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड किया, तो आंसर आएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो ये p स्क्वायर और ये p स्क्वायर कट हो जाएगा, फाइनली आंसर आएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2pq cos थीटा। ओके, तो यहाँ पर q भी कट हो जाएगा, और फाइनली आंसर आएगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू q बाय माइनस 2p। ओके, अगर हम q का वैल्यू p के साथ इक्वेट करते हैं तो फाइनली आंसर मिल जाएगा हमें cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। ओके, और थीटा का वैल्यू आएगा 120 डिग्री। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। The sum of two forces acting at a point making an angle of 60 degree is a square root of 13 Newton. And when the two forces act at a right angles to each other, the resultant is square root of 10 Newton. Find the magnitude of the forces. तो ये भी कुछ कंडीशन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर sum of two forces दिया है। ओके, तो sum of two forces acting at a point making an angle 60 degrees root 13 Newton। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर वो दो एक दूसरे को 60 डिग्री से इंक्लाइंड है तो उसका वैल्यू हम निकालते हैं, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ओके, तो यहाँ पर cos ऑफ थीटा का वैल्यू 1/2 आएगा, वो 2 और ये 2 कट हो जाएगा। फाइनली इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट है उसका वैल्यू उन्होंने गिवन दिया है, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट किया, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड किया, तो फाइनली ये टर्म हमें मिल जाएगा, दैट इज 13 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस pq इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या दिया है देखो, इन सेकंड कंडीशन व्हाट द गिवन, टू फोर्सेस एक्ट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। अगर दो फोर्सेस है एक दूसरे को राइट एंगल पर एक्ट हो तो उनका रिजल्टेंट हम फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर से, क्योंकि cos 90 का वैल्यू उस कंडीशन में 0 होता है, इस कारण ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ओके, और इस सेकंड कंडीशन में जो रिजल्टेंट है वो स्क्वायर रूट ऑफ 10 दिया है। ओके, तो r की जगह हम स्क्वायर रूट ऑफ 10 का होल स्क्वायर करेंगे, दैट इज 10 आएगा। सो 10 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर मिलेगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 देना है। तो अब ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का वैल्यू हमें 10 इस इक्वेशन में पुट करना है। ओके, तो क्या आएगा फिर देखो, 13 इज इक्वल टू 10 प्लस pq। ओके, और इसे अगर हम 10 को माइनस करते 13 से तो आंसर आएगा pq इज इक्वल टू 3 और q का वैल्यू मिलेगा हमें 3/p। तो ये q का वैल्यू 3/p लेकर हमें अब इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, ये वाली इक्वेशन में। ओके, तो क्या आएगा फिर देखो, 10 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस अब q की जगह 3/p होल स्क्वायर आएगा, दैट इज 9/p स्क्वायर। ओके, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया और साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो फाइनल आंसर मिल जाएगा p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 3, या फिर उल्टा भी आ सकता है, p इज इक्वल टू 3 और q इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये रहेगा फाइनल आंसर। तो ऐसे रिजल्टेंट पर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में स्केलर्स एंड वेक्टर्स पर। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स a and b in a system of a rectangular coordinates are 1, 2, 4 and 2, 3, 2 respectively
फाइंड ए बी डैश एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए बी डैश और उसका मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पर निकालना है। ओके, तो देखो अब ये एक पॉइंट है, अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब ये दूसरा पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, इसे हम वेक्टर बी या फिर ओबी डैश से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए बी निकालना है। ओके, ए बी डैश, तो ए बी डैश कैसे आएगा, बी डैश माइनस ए डैश, मतलब ओबी वेक्टर ओबी माइनस वेक्टर ओ ए। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम, ये वेक्टर ए बी ए से स्टार्ट हुआ था, बी पर एंड हुआ था, इस कारण पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करना पड़ेगा। फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन जैसे हम करते वैसे करना पड़ेगा। ये ब्रैकेट ओपन जब होगा तो सभी टर्म्स को माइनस चला जाएगा, तो 2i माइनस आई दैट इज आई कैप प्लस 3j माइनस 2j दैट इज प्लस j, 2k माइनस 4k तो माइनस 2k आएगा, सो आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k। तो ये रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब जो भी कोएफिशिएंट है, ये x कोएफिशिएंट, y कोएफिशिएंट और z कोएफिशिएंट, इनका स्क्वायर रूट में एडिशन करना है। ओके, स्क्वायर का, तो दैट इज 9 प्लस 4 प्लस 1, तो आ जाएगा आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 14। ओके, तो अब एक बार अगर हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया, ओके, तो उसके कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। ओके, तो सबसे पहला डायरेक्शन कोसाइन आएगा एक्स एक्सिस का कॉस अल्फा, या फिर ax कॉमा a से भी हम इसे डिनोट करते हैं, या फिर कन्वेंशनली आप कॉस अल्फा से भी इसे डिनोट कर सकते हो। कॉस अल्फा मतलब जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका जो हमारा गिवन वेक्टर है उसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट किया है, इसे एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। हमारे रिजल्टेंट वेक्टर ए ने वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट किया है, उसे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस कहा जाता है। और जेड एक्सिस के साथ जो करेगा उसे कॉस गामा से डिनोट करते हैं, और उसे या फिर हम ए जेड कॉमा ए से डिनोट करते हैं। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हमें बताएगा कि इस गिवन वेक्टर ने जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट किया है। ओके, उसका कॉस ऑफ वैल्यू मिल जाएगा हमें उस एंगल का, तो कॉस ax कॉमा a आ जाएगा ax अपॉन a, मतलब x कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय टोटल मैग्नीट्यूड, सो 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14। ओके, तो इस रेशियो से आपको cos अल्फा का वैल्यू मिलेगा, दैट इज डायरेक्शन कोसाइन फॉर x एक्सिस। y एक्सिस का अगर चाहिए तो cos बीटा, तो cos बीटा इज इक्वल टू ay बाय a आएगा, ay y कोएफिशिएंट था इसका 2, तो 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14, और z एक्सिस का लाइक दैट आ जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वेक्टर शुड बी एडेड टू 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप विल गिव अ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। ऐसा कौन सा वेक्टर ऐड करने से इन दोनों वेक्टर्स में इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस इज डिनोटेड बाय i कैप। ओके, मतलब इन दोनों वेक्टर्स में एक अननोन वेक्टर ऐड करना है, उस अननोन वेक्टर को हम कंसीडर करते हैं p। ओके, तो जब इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन में अगर हम p को ऐड करेंगे, सपोज यहाँ पर a दिया है, ओके, तो सपोज यहाँ पर मैंने p मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पर आप a मेंशन करो, लेट a बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, ओके, जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये दो वेक्टर्स में जब हम वेक्टर a को ऐड कर रहे हैं तो इसका फाइनल आंसर i क्या आएगा, जस्ट इक्वेट करना इस कंडीशन को। तो देखो आप 4i प्लस 2i दैट इज 6i, ओके, यहाँ पर आएगा माइनस j प्लस j का टर्म रहेगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा, 2k और माइनस k, तो प्लस k क्या आएगा, सो 6i क्या प्लस k क्या प्लस a इज इक्वल टू i क्या आएगा, और ये 6i क्या उधर जाके माइनस होगा, तो फाइनल आंसर आएगा माइनस 5i क्या माइनस 4k क्या। ओके, तो ये रहेगा फाइनल आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर आफ्टर एडिंग दिस इन अबाउट टू वेक्टर्स गिव्स द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। ओके, तो अब नेक्स्ट वेक्टर की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a vector p and vector q the given are perpendicular, find the value of a। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होना तो हमेशा याद रखना उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। ओके, तो ये जस्ट इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है और वो जीरो आएगा, वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो वेक्टर p का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, वेक्टर q का किया, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। सो 1 इंटू 2 दैट इज 2 प्लस 2 इंटू a दैट इज 2a, 3 इंटू माइनस 5
दैट इज -15। सो 2 + 2a - 15 इज इक्वल टू 0 और a का वैल्यू आ जाएगा फिर 13/2। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार 1 मार्क्स के लिए आते हैं क्वांटिटेटिव एग्जाम्स में, याद रखिएगा इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स p एंड वेक्टर q। ओके, तो देखिएगा अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम आइदर बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं और बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन कौन सा मेथड प्रिपेयर करना हमेशा डॉट प्रोडक्ट वाला, क्योंकि ये मेथड इजी है और जल्दी आंसर मिल जाता है। अगर आंसर तो वही आएगा दोनों भी मेथड से, लेकिन जो मेथड इजी है जो कम समय लेता है वो यूज किया तो अच्छा रहता है। इस कारण इसका आंसर हमेशा डॉट प्रोडक्ट से ही निकालिएगा। तो इसके लिए हमें दोनों वेक्टर्स के पहले तो मैग्नीट्यूड लगने वाले, वेक्टर p का और वेक्टर q का। ओके, तो ये मतलब डायरेक्ट थीटा निकालने का फॉर्मूला है वेक्टर p डॉट वेक्टर q डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q। तो दोनों भी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पर मैंने निकाला है 9 + 1 + 4, जस्ट उनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर का एडिशन करना स्क्वायर रूट में। तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 + 4 तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14, और दूसरे वेक्टर का भी वही आ रहा है मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 14। याद रखना कोएफिशिएंट प्लस हो या फिर माइनस हो उसका स्क्वायर तो प्लस ही आएगा, इस कारण यहाँ पर भी प्लस लिखा है, तो इसका भी स्क्वायर रूट ऑफ 14 आ गया। ओके, अब आगे देखिएगा कॉस ऑफ थीटा निकालते हुए क्या करना पड़ेगा हमें, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा फिर देखो 3 × 1 दैट इज 3 प्लस 1 × -2 दैट इज -2, 2 × 3 + 6 तो 6 + 3 - 2 दैट इज 7 आ जाएगा। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट होगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7/pq, और p और q दोनों का भी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर रूट ऑफ 14, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 14, तो 7/14 दैट इज 1/2, और cos ऑफ थीटा का वैल्यू कब 1/2 होता है, जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। If vector A is equal to 3i cap plus 4j cap and vector B is equal to 7i cap plus 24j cap, find a vector having same magnitude as B dash and parallel to A dash। तो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपको ये टॉपिक की कंसेप्ट सभी क्लियर है। हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड P B के साथ इक्वल है और वो पैरेलल A को। तो कोई भी गिवन वेक्टर होना उसको पैरेलल वेक्टर उसी का यूनिट वेक्टर होता है। ओके, तो ए को पैरेलल वेक्टर कौन सा रहेगा, उसका यूनिट वेक्टर। तो पहले तो हमें ए का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ पैरेलल टू ए डैश इज इट्स यूनिट वेक्टर। ओके, मतलब जो वेक्टर पैरेलल रहेगा वेक्टर ए को वो उसी का यूनिट वेक्टर रहेगा। सो यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप उन्होंने दिया है, और उसका मैग्नीट्यूड 5 आएगा √3² + 4² दैट इज 5। तो दैट्स व्हाई ये मिल गया हमें। सो दिस इज द वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू द वेक्टर ए। तो वेक्टर ए को पैरेलल वेक्टर ये रहेगा उसका यूनिट वेक्टर। अब हमें जो गिवन वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड किसके साथ इक्वल आना चाहिए, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के साथ। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज, यहाँ पर b है। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज √7² + 24² दैट इज आ जाएगा 25। ओके, तो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड मिल गया हमें 25, और ये वेक्टर a का पैरेलल वेक्टर है। तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए हमें उसमें मैग्नीट्यूड b का चाहिए और पैरेलल टू a चाहिए। ओके, तो इस कारण हमें b के मैग्नीट्यूड को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये a कैप मतलब यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a। ओके, दैट्स व्हाई इसका मैग्नीट्यूड तो 1 रहेगा। अगर मैं इसे 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उस गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 25 बन जाएगा, और उसका डायरेक्शन किस ओर रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ a कैप। तो यही हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर रहेगा। ओके, तो वेक्टर c इज इक्वल टू 25 इन ब्रैकेट 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। ओके, next question number 12, if vector p is equal to I cap plus 2j cap plus k cap and vector q is equal to 3i cap plus j cap minus k cap, find p cross q। ओके, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इनका। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें उनका डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ता है। डिटरमिनेंट में पहले i j k आएगा, वेक्टर p पहले है इस कारण उसके कोएफिशिएंट सेकंड रो में आने वाले 1 to 1, और वेक्टर q बाद में इस कारण उसके कोएफिशिएंट नीचे आने वाले सबसे 3 1 -1। तो अब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो। आई कैप इन ब्रैकेट क्या आएगा 2 × -1 -1। ओके,
माइनस बीच वाला कोएफिशिएंट लेते वक्त माइनस लेते हैं हम, इस कारण माइनस जे, और आगे आएगा -1 -3 ओके, प्लस 1 इन -6 ओके। तो इसे सॉल्व करने के बाद ये फाइनल आंसर मिल जाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर रहेगा ओके। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स वेक्टर p और वेक्टर q की वैल्यूज दिए हैं एज द एडजेसेंट साइड, हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय p एंड q। तो देखो आप दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम भी फॉर्म कर सकते हैं और दो वेक्टर्स ट्रायंगल भी कर सकते हैं। तो इन दोनों का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है क्रॉस प्रोडक्ट का। इस कारण हम इन दोनों भी वेक्टर्स वेक्टर p और वेक्टर q का पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, आई कैप जे कैप के कैप, सिमिलर वे जैसे पिछली बार किया था। फिर वेक्टर p के कोएफिशिएंट 3 -4 2, वेक्टर q के कोएफिशिएंट 1 1 -2। तो इसका सॉल्व करने के बाद ये वाला आंसर हमें मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर चाहिए तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है हमें p और q को क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद तो उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 36 + 64 + 49 ओके। तो आंसर आएगा इसका 149। तो इसे अप्रोक्सीमेटली अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर आएगा 12.2 स्क्वायर यूनिट्स ओके। क्योंकि इन्होंने बताया नहीं कि ये लेंथ का वेक्टर है, फोर्स का वेक्टर है या फिर कुछ किसी और चीज का वेक्टर है, इस कारण जस्ट स्क्वायर यूनिट्स नाम दे देना। अगर ये लेंथ वेक्टर होता तो स्क्वायर मीटर लिखते हम ओके। तो लाइक दैट इसका आंसर आ जाता। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमने फाइंड आउट किया है ना, उसे अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाता है ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना बहुत इजी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो रहेगा उसे 2 से डिवाइड करना, तो इन दो वेक्टर्स ने जो सबटेंड किया हुआ ट्रायंगल है उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन द गिवन, the position vector of a particle is written as vector r is equal to t square I cap plus 3t square j cap plus 5k cap. What is the displacement of the particle in 5 सेकेंड ओके। तो डिस्प्लेसमेंट निकला है हमें पार्टिकल का 5 सेकेंड्स में। तो ये वेक्टर r का जनरल इक्वेशन है t स्क्वायर I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने से पहले देखिएगा वेक्टर का पहले इनिशियल पोजीशन t का वैल्यू हमें 0 पुट करना है। तो वेक्टर r का 0 में वैल्यू कितना रहेगा, देखो आप जब t का वैल्यू जब 0 रहेगा तो एट दैट टाइम 0 आई कैप, मतलब t स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, तो 3t स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ 5k टर्म बचेगा ओके। तो r का मतलब टाइम का वैल्यू जब 0 है तो एट दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट 5k कैप रहेगा। अब टाइम का वैल्यू जब 5 रहेगा तो एट दैट टाइम हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वो डिस्प्लेसमेंट आएगा 25, मतलब t की जगह सिर्फ आपको 5 पुट करना है। तो आंसर आएगा 25 आई कैप प्लस 75 जे कैप प्लस 5k कैप ओके। तो हमें अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो वो जब स्टार्ट हुआ था ऑब्जेक्ट तब उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इतना था, और जब उसने अपना मोशन एंड किया तो उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड कुछ इतना था। तो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। सो वेक्टर r एट 5 माइनस वेक्टर एट r एट 0। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद 5k और 5k कट हो गया, फाइनल आंसर आ गया 25 आई कैप प्लस 75 जे कैप। इसमें से 25 कॉमन आउट करेंगे तो आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो ये रहेगा फाइनल आंसर ओके। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस इस मॉड्यूल में मैंने आपके डिस्कस किए आपके साथ स्केलर्स और वेक्टर्स के। इसके बाद भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एडवांस लेवल के, लेकिन वो कुछ दिनों बाद में वीडियो अपलोड करूंगा, तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ओके। सो थैंक यू। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट